वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में जो आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन निकल चुकी है उसके बारे में अच्छे से सारी डिटेल्स देखेंगे और इस एग्जामिनेशन के बारे में भी हम चीजें समझेंगे। तो इस वीडियो में आज हम कौन कौन सी चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन को समझेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे। दूसरी चीज हम सैलरी देखेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी की सैलरी कितनी होती है और उसका जॉब प्रोफाइल कैसा है। उसके बाद हम कट ऑफ देखेंगे कि इस एग्जामिनेशन का कट ऑफ कैसा रहा है पिछले सालों में। उसके बाद मैं आपको बुक्स रिकमेंड करने वाला हूँ कि इस जॉब के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको जरूरी है पढ़ना। उसके बाद हम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को भी देखेंगे। ये सारी चीजें जो इस एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है उन सारी चीजों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। जो जॉब की नोटिफिकेशन है, अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है या फिर इस जॉब की नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके आप जाकर के सारी डिटेल्स को देख सकते हो। चाहे वो सिलेबस हो, एग्जाम पैटर्न हो, कट ऑफ हो, हर एक चीज की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आप वहां पे जाकर के इनको देख सकते हो। दूसरी बात, मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है नोवर निखिल। आप जाके नोवर निखिल लर्निंग ऐप सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर पे, जिसमें कि आपको लेटेस्ट जॉब्स, एडमिट कार्ड और रिजल्ट के अपडेट्स मिलते हैं। साथ ही साथ पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स है उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आरबीआई ग्रेड बी के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो इसकी नोटिफिकेशन निकल चुकी है। 166 पोस्ट है टोटल। अब इसके अंदर लोगों को डाउट आ रहा है कि आखिर ये डीआर, डीईपीआर, डीएसआईएम ये है क्या। इसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप के जो रिक्रूटमेंट है, आखिर ये चीजें है क्या, समझ में नहीं आ रही लोगों को। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले उसी से स्टार्ट करता हूँ। तो जो 166 पोस्ट है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहला डीआर यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। वैसे तीनों जॉब ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हैं, लेकिन जो पहला सिर्फ और सिर्फ डीआर उसमें इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज वो जनरल रिक्रूटमेंट है। मतलब स्पेशल कोई उसके अंदर क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन विद 60%। इसकी डिटेल में अभी आपको आगे बताने वाला हूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, ये रिक्वायरमेंट है। इसके बाद है डीईपीआर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च। इसके अंदर लगभग 22 सीट्स हैं और ये एक अलग डिपार्टमेंट है। इसके अंदर सिर्फ स्टैट्स वाले, मैथमेटिक्स वाले या इकोनॉमिक्स से जो ग्रेजुएट है वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद है डीएसआईएम, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ये भी स्टैट्स वालों के लिए, मैथ्स वालों के लिए, इकोनॉमिक्स वालों के लिए है। इसके अंदर भी 17 सीट्स हैं और ये तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट है। सबसे पहला जिसमें सबसे ज्यादा सीट्स है 127। अब मैं आपको एज का बता देता हूँ कि आखिर एज का क्राइटेरिया क्या है इस जॉब के अंदर। तो एज का क्राइटेरिया है 21 साल से 30 साल तक। कुछ रिलैक्सेशन भी है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर लीजिए नोटिफिकेशन को और वहां पे आप सारी डिटेल्स अच्छे से पढ़ सकते हो। हर एक चीजों को डिटेल में पढ़ सकते हो। जो भी आपके डाउट आएंगे ना, सारे वहां पे क्लियर हो जाएंगे उस चीज को पढ़ने के बाद। तो चलिए मैं आपको डेट्स बता देता हूं। तो डेट ये है कि 3 जुलाई को फॉर्म निकल चुका है और आप अप्लाई कर सकते हो। कब तक? 23 जुलाई तक। हाँ, इसी मंथ इसका खत्म हो जाएगा जो भी जॉब की रिक्रूटमेंट है। तो जितनी जल्दी हो सकता है आप उतनी जल्दी इस फॉर्म को भर दें। तो इसके एग्जामिनेशन की डेट देख लेते हैं। इसका सबसे पहला जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, फेज 1 एग्जामिनेशन है, वो आपका 16 अगस्त को होगा और जो फेज 2 एग्जामिनेशन है वो आपका 7 सितंबर को होगा। ज्यादा टाइम डिफरेंस नहीं दिया गया, 20-25 दिन का ही डिफरेंस दिया गया है। तो जिसको तैयारी स्टार्ट करनी है वो अभी से स्टार्ट कर दे, वरना एग्जामिनेशन में तो पास होना बहुत ही मुश्किल है। और इंटरव्यू वगैरह की डिटेल्स, कोई डेट वगैरह नहीं दी गई है अभी, वो बाद में आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसकी सैलरी के ऊपर कि आखिर इसकी सैलरी कितनी है। ये सबसे प्रेस्टिजियस जॉब है, किसी भी बैंक पीओ या फिर एओ, इन दोनों को कंपैरिजन भी आप कर दोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब है ये आरबीआई की। बिकॉज सबसे पहली बात सैलरी, इसकी सैलरी आप लगा सकते हो। सारे पर्क्स वगैरह अगर मैं मिला दूँ, जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं उसको मिला दूँ, तो 70-75 के आसपास आपकी सैलरी इसके अंदर बनेगी, जो कि बैंक में पॉसिबल नहीं है। प्रेजेंटली कोई बैंक इतनी सैलरी नहीं देता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस जॉब की बेनिफिट है वो है इसका स्टेटस। एक जॉब स्टेटस है आरबीआई का और एक प्रेस्टीज जुड़ जाता है जब आप आरबीआई जैसे ब्रांड के साथ जुड़ते हो। आपकी रिस्पेक्ट होती है। हमारी कंट्री के पैसे, करेंसी यही छापती है। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का आप एक पार्ट बनने जा रहे हो। इसके अलावा आरबीआई के लोग ट्रेनिंग करने के लिए या फिर डेपुटेशन पे जाते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF पे चले जाते हैं। तो फॉरेन पोस्टिंग्स भी इसके अंदर काफी होती है, 2-2 साल की। कुछ ट्रेनिंग आ गई, आपको कुछ ट्रेनिंग करने जाना पड़ रहा है कहीं पे वर्ल्ड बैंक के पास, या फिर वर्ल्ड बैंक के पास आप 1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, साल भर, 2 साल के लिए डेपुटेशन पे जा रहे हो। तो आप समझ सकते हो कि आपका
लेवल एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। आप एक स्टेट के या फिर एक आप कंट्री के अंदर ना होकर के एक इंटरनेशनली आपका रिकॉग्नाइजेशन होगा, बिकॉज आरबीआई इस कंट्री का सबसे बड़ा ब्रांड है, बिकॉज आरबीआई इस कंट्री के बैंक सेक्टर को रेगुलेट करता है, सबसे बड़ा ब्रांड है, और इसी वजह से ही आपके फॉरेन कंट्री में भी लोग जानते हैं और आपकी एक उस हिसाब से रिस्पेक्ट भी बनती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम आते हैं मेन चीज़ पे, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आखिर इसको भर कौन कौन सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है। तो चलिए इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो जो इसके अंदर डीआर है या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जो जनरल कैटेगरी वाला है, तो जो जनरल सीट्स हैं 127 जनरल, इसके अंदर मैं कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, एसटी एससी ओबीसी जनरल जो हमारी कैटेगरी की सीट्स है 127, यानी डीएसआईएम डीईपीआर को हटा करके 127 सीट्स है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। उसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो है सिंपल ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपने चाहे ओपन से किया हुआ हो यानी करस्पॉन्डेंस से, यानी आप रेगुलर कॉलेज नहीं गए, आपने करस्पॉन्डेंस से उस चीज को किया है, या फिर आप 3-4 साल फेल हुए हो अपने ग्रेजुएशन के अंदर, आपने 3 साल का ग्रेजुएशन या फिर 4 साल का ग्रेजुएशन आप अच्छे खासे टाइम में पूरा किया हो, 5 साल 6 साल लगा दिए आपने फेल होते होते, तभी भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बट एक क्राइटेरिया इसके अंदर है, वो है 60% का। ग्रेजुएशन में ध्यान से सुने आप, फिर आपके कमेंट में डाउट आएंगे, यहाँ पे आप सुनते नहीं हो, तो ग्रेजुएशन 10th और 12th तीनों में अगर आपके 60% से ऊपर हैं, ग्रेजुएशन में आपके सारे सेमेस्टर के या फिर ईयर का है तो सारे ईयर के मार्क्स को एग्रीगेट मिला करके जो परसेंटेज आएगा वो, अगर जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता, बिकॉज उसके मार्क्स ही नहीं है उसके पास। तो जिनके मार्क्स हाथ में आ चुके हैं वो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपने बेसिक रिक्वायरमेंट समझ ली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली की, डीआर की। तो अब हम डीईपीआर पे आते हैं कि आखिर इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम है वो है मास्टर्स डिग्री। किसके अंदर? इकोनॉमिक्स में, मैथ्स में या फाइनेंस में। इसकी अच्छे से डिटेल में कौन कौन सी चीजें वहां पे लिखी गई हैं अच्छे से नोटिफिकेशन के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डाउनलोड करिए नोटिफिकेशन को और आप वहां पे देख सकते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर स्पेसिफिक मास्टर डिग्री है, जिसमें अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और इसके अंदर सारी मास्टर्स डिग्री के अंदर आपका जो एग्रीगेट किया जाएगा ईयरली या फिर सेमेस्टर के मार्क्स, 55% मार्क्स कंपलसरी हैं। डीईपीआर के अंदर मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स कंपलसरी हैं। अगर आपके इतने नहीं हैं तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते। अगर आपके पास डॉक्टरेट डिग्री है इकोनॉमिक्स के अंदर या फिर रिसर्च और टीचिंग के अंदर तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा बाकी सब क्वालिफिकेशंस के ऊपर। अब आते हैं डीएसआईएम के अंदर। अगर डीएसआईएम में आपके पास मास्टर्स डिग्री है मैथ्स में या फिर स्टैट्स में या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मैथ्स स्टैट्स, स्टैट्स मैथ, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बट 55% मार्क्स कंपलसरी है। और हाँ, इन दोनों के अंदर आपके 10th 12th में कम भी मार्क्स हो तो चलेगा, बट 55% मार्क्स आपके पास मास्टर्स डिग्री में होना ही चाहिए। और अगर आपने आईआईटी खड़गपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिसिस कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, अगर आपके 55% मार्क्स से ज़्यादा आए थे तो ये था एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सारा जितना झंझट था। इसके अलावा और कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर खासा डाउट आपको नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ पे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर वहाँ से भी नहीं होगा तो आप कमेंट करिए, मैं आपके सारे डाउट्स को जरूर क्लियर करूँगा। तो हमने सारी डिटेल्स देख ली इस एग्जामिनेशन के बारे में, इस नोटिफिकेशन के बारे में। अब हम एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर आते हैं। तो पैटर्न सिंपल है, 3 फेज में एग्जामिनेशन होंगे। सबसे पहला फेज 1 रिटन एग्जामिनेशन, फेज 2 वो भी रिटन एग्जामिनेशन, डिस्क्रिप्टिव भी होगा उसके अंदर, थर्ड आपका इंटरव्यू। जी हाँ, इसके अंदर इंटरव्यू भी होगा। तो इसका जो एग्जामिनेशन वो टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल भी अलग है किसी भी एग्जामिनेशन के तुलना में। ये टोटली डिफरेंट इसका एग्जामिनेशन है। क्यों, वो आपको अभी पता चलने वाला है। और एक अच्छी बात इस एग्जामिनेशन की ये है कि इस एग्जामिनेशन मैथ्स और इंग्लिश पे जो स्टूडेंट का सबसे ज्यादा वीक होता है उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। हाँ, आप सही सुन रहे हो, प्रीलिम्स के अंदर मैथ्स और इंग्लिश के अंदर ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। मैं आपको पैटर्न बताता हूँ। 4 पेपर होंगे आपके फेज 1 के अंदर, जीके, क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग। सबसे ज्यादा जीके यानी जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, 80 क्वेश्चन होंगे 80 मार्क्स के। क्वांट के 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। तो टोटल ये 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 घंटे आपको मिलेंगे इनको सॉल्व करने के लिए। सफिशिएंट टाइम है, बट इसका एग्जामिनेशन का लेवल थोड़ा अच्छा है। इसका जो जीके है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्फेसिस होता है इकोनॉमिक्स वगैरह से रिलेटेड। इसके बारे में मैं आपको अभी सिलेबस में बताने वाला हूँ। बट जो ये एग्जामिनेशन है टफ है बाकी एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में, बैंक पीओ वगैरह के। बट इसके अंदर मैथ्स और इंग्लिश आप सामने देख रहे हो, मैथ्स और इंग्लिश कम है। वीडियो के बाद में हम अभी कट ऑफ भी देखने वाले हैं, तो इसके अंदर कट ऑफ भी काफ़ी कम जाता है, सेक्शनल कट ऑफ। तो आप मैथ अगर थोड़ा वीक है, इंग्लिश थोड़ा वीक है, बट आपका जीके बहुत अच्छा है तो आप इसके अंदर अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग आपका अच्छा है तो इसके अंदर आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। इसके बाद फेज 2 के अंदर भी आपके 3 पेपर होंगे 100-100 मार्क्स के। सबसे पहला एक आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का 100 मार्क्स का ही पेपर होगा। एक इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो नॉर्मल ऐसे या फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर का आता है, वो भी 100 मार्क्स का होगा। थर्ड पेपर जो हमारा टफेस्ट पेपर वो है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का।
ऑब्जेक्टिव पेपर होगा 100 मार्क्स का, और सबसे टफ यही है बिकॉज आपने इस चीज़ को पढ़ा नहीं है। इसकी बुक्स है पढ़ने के लिए अच्छी, आप पढ़ सकते हो, बट सबसे पहले फोकस आपको करना है प्रीलिम्स में। अगर वो पास करते हो तो आप यहाँ पे पहुंचोगे। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो कि 50 मार्क्स का है। तो टोटल सिलेक्शन प्रोसेस है, अगर आप इन सबसे पास होकर गुजर जाते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आप RBI के अंदर जॉब में लग जाओगे। अब हम क्या करते हैं, सीधा कट ऑफ पे आते हैं। कट ऑफ देखते हैं कि आखिर पिछले साल के 2017 के कट ऑफ क्या था। 2017 के अब तक फाइनल रिजल्ट नहीं निकला हुआ है, लेकिन फेज 1 का जो हमारा प्रीलिम्स है उसका कट ऑफ निकला हुआ है। उसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। आपको जनरल के कट ऑफ बताता हूँ। जीके में 16.5, रीजनिंग में 11, इंग्लिश में 6.75, क्वांट में 4। ये आपके सेक्शनल कट ऑफ थे। मैंने आपको बताया था ना, कट ऑफ बहुत कम है, 4 नंबर है आपके। क्वांट में कट ऑफ है, बहुत अच्छा खासा कट ऑफ है, बट ओवरऑल कट ऑफ ज़्यादा है। 78 जनरल के लिए, 78 OBC के लिए 68, और SC ST के लिए 64 इक्वली। तो आप देख सकते हो कि इसका जो कट ऑफ है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, बिकॉज अगर आपने बैंक PO के पेपर दे रखे हैं, अच्छे खासा कट ऑफ जाते हैं उसके अंदर। उसके कंपेरिजन में ठीक है, बिकॉज 120 मिनट है, 78 मार्क्स का कट ऑफ है, ठीक है, बट ये पेपर टफ होता है। मैं आपको अगेन बता दूँ, बहुत ज़्यादा टफ होता है कंपैरिजन में, अगर आपने बैंक वगैरह के एग्जामिनेशन दिए हैं तो हमने सारी डिटेल्स देख ली छोटी मोटी इस एग्जामिनेशन की। अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर। मैं आपको सिलेबस बताता हूँ कि कौन से टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग से सिलेबस देखना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको रीजनिंग के अंदर हर एक टॉपिक बताने वाला हूँ कि किस टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देख सकते हैं रीजनिंग के अंदर जो सिलेबस है उसके अंदर इनइक्वालिटी 5 क्वेश्चंस आपके आएंगे इसके अंदर, कोडिंग डिकोडिंग 2 से 6 क्वेश्चंस, साइलोजिज्म 5 से 7 क्वेश्चन, मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन, डाटा सफिशिएंसी 5 क्वेश्चन, सर्कुलर अरेंजमेंट 5 से 10 क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी टफ क्वेश्चन आता है। लीनियर अरेंजमेंट 5 से 10 क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ठीक ठाक आता है, फिर भी सर्कुलर वाला ऐसा आता है कि आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, इतना टफ आता है। उसके बाद जो आपके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के या फिर पजल वगैरह के क्वेश्चन आते हैं फ्लोर्स के, वो 5 क्वेश्चन, शेड्यूलिंग के क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन आपके आएंगे। इसके बाद डबल लाइनअप पजल आएगा 5 से 7 क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग 10 से 12 क्वेश्चन, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग 2 से 3 क्वेश्चन, अरेंजमेंट एंड पैटर्न कभी नहीं भी आता है तो 5 क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन के 1 से 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन 1 से 3 आएंगे। तो ये था आपका टोटल रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग का सिलेबस इससे ज़्यादा नहीं है। अब हम क्वांट के सिलेबस में आते हैं, देखते हैं क्वांट का सिलेबस क्या है। तो क्वांट में सबसे पहले नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन 10 से 15 क्वेश्चन, यही चीज़ है जो स्कोरिंग है बहुत। डाटा इंटरप्रिटेशन इसके अंदर नॉर्मल लेवल का आता है, बहुत टफ नहीं आता। इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस जो अलग अलग टॉपिक्स है आपके हैं, टाइम एंड वर्क, ज्योमेट्री, एवरेज, परसेंटेज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह 10 क्वेश्चन आप इसके मिक्स जोड़ लीजिए। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी 0 से 5 क्वेश्चन, कई बार नहीं भी आता है और आता है तो 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये था हमारा मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स का सिलेबस मैंने आपको बता दिया। अब हम इंग्लिश के सिलेबस पे आते हैं, देखते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या है। इंग्लिश में सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है 10 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट है 7 से 10 क्वेश्चन। उसके बाद आपका फ्रेज रिप्लेसमेंट, एरर स्पॉटिंग है 5 क्वेश्चन, पैरा कंप्लीशन है 3 से 5 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है 5 क्वेश्चन, पैरा जंबल है, कई बार नहीं भी आता है तो 5 क्वेश्चन। तो ये था इंग्लिश का सिलेबस। अब हम अपने जनरल स्टडीज़ के सिलेबस को देखते हैं। जो जनरल स्टडीज़ का टॉपिक है वो फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंफेसिस डालता है। मैं आपको बुक्स कुछ आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, तो उसके सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस इस ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा, इसके अंदर आपका RBI, NABRD, SIDBI, करेंसी, इंटरनेशनल ट्रेड, इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं, पॉलिसीज़ वगैरह के, GDP के, इन सब टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर आते हैं। इसके 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स न्यूज़, जो भी इकोनॉमिक्स न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें चल रही होती हैं वो सारी इसके अंदर आती हैं। जो इकोनॉमिक्स टाइम्स अगर आप पढ़ चुके हो 6 महीने का तो आप कर दोगे इसके क्वेश्चन। 11 से 16 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। उसके बाद हमारा आता है नॉर्मल जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह, जिसको हम स्टैटिक कहते हैं। स्टैटिक पार्ट जो है 15 से 20 क्वेश्चन इसके अंदर आएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स इसके अंदर सबसे ज़्यादा आता है, और ये करंट अफेयर्स भी थोड़ा सा इंक्लाइन होता है आपके इकोनॉमिक्स वगैरह की तरफ, बट इसके अंदर स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पीपल्स जो आपके चर्चा में भी चल रहे हो, एग्रीमेंट, डील्स जो हुए हैं, कॉन्फ्रेंस कौन सी हुई है, स्कीम्स कौन सी है, इसके लगभग आपके 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिलेबस है जनरल अवेयरनेस का, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो अपने सिलेबस देख लिया, पैटर्न देख लिया, इन सारी चीज़ों को देख लिया। अब मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड कर देता हूँ कि कौन सी बुक्स आप इस एग्जामिनेशन में पढ़ सकते हो। देखिए इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, बट मैं आपको बेसिक बुक्स सबसे पहले बताता हूँ। मैथ्स के लिए राजेश वर्मा की बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, बेस्ट बुक है। एक बुक खरीदिए इस एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपका वो चल जाएगा। इसके बाद आपका रीजनिंग का RS अग्रवाल की आती है, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, एस चांद पब्लिकेशन की आती थी, अब शायद अरिहंत की आती है। जो भी है मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नई वाली बुक की जो कि नया पब्लिकेशन आया हुआ है, उसी को आप परचेस करिएगा।
करना है पब्लिकेशन को। इसके बाद आते हैं हम इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के अंदर 2 बुक है। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, अगर आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आती है तो आप लूसेंट इंग्लिश की बुक परचेस कर सकते हो। आपकी इंग्लिश बेसिक से लेकर के टॉप क्वालिटी तक वो बुक आपको पहुंचा सकती है। इसके बाद अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो एसपी बख्शी ले लीजिए। वो ऑब्जेक्टिव के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके अंदर काफ़ी अच्छा आपका हेल्प करेगा। ऑब्जेक्टिव जो पेपर होते हैं उनको टारगेट करने के लिए ही ये बुक बनाई गई है। इसके बाद हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि है हमारा जनरल अवेयरनेस। इसके अंदर एक बुक से काम नहीं चलने वाला। स्टैटिक पार्ट के लिए आपका लूसेंट हो गया, लूसेंट पढ़ के आप स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट कर लोगे। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर का नॉलेज आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए। इकोनॉमिक्स का जो एक पेज आता है स्पेशली, उसकी नॉलेज आपको थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अगर नहीं आपको पता होगा तो प्रतियोगिता दर्पण का इकोनॉमिक्स एडिशन आता है या फिर विजर्ड का इकोनॉमिक्स एडिशन आता है लास्ट 6 मंथ्स का, आप उसको लेकर के पढ़ सकते हो। वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जामिनेशन के अंदर। इसके अलावा जो आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट है, अगर आपके आसपास कोई सीए स्टूडेंट है तो उसकी सीपीटी की इकोनॉमिक्स की बुक आती है, आप वो बुक उससे ले लीजिए। उसके अंदर जो आपका शायद लास्ट चैप्टर है, मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड एक चैप्टर है, उसके अंदर लास्ट चैप्टर, आप उसको पढ़ सकते हो और फर्स्ट 1-2 चैप्टर पढ़ सकते हो। जहाँ ग्राफ व्राफ है वो चीज़ें आपको नहीं पढ़नी, बट आपको बेसिक नॉलेज बुक से बहुत अच्छे खासे मिल सकती है। वो बेस्ट बुक है इंडिया में, वो बेस्ट बुक है इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। बट अगर आपको वो हाथ नहीं लगती है तो आप क्या करोगे, तो भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट में जाइए, सर्च करिए, इकोनॉमिक्स का सिलेबस मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करिए। सिलेबस के हिसाब से आप बुक्स देख सकते हो। अगर आप कमेंट करके बोलोगे तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा इसके ऊपर, जिसके ऊपर डिटेल स्ट्रैटेजी डिस्कशन होगा, साथ में बुक्स भी मैं अच्छे से रिकमेंड कर दूंगा। इसके अलावा इसके अंदर और एक बुक पढ़ने की जरूरत है, वो है योजना। योजना हर मंथ एक आती है, 30-35 रुपए की बुक है। इसके अलावा एक बुक आपको और पढ़ने की जरूरत है, वो है योजना। योजना एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बुक है स्टूडेंट्स के अंदर। आपके आईएएस वगैरह के स्टूडेंट मोस्टली पढ़ते हैं, बट इस एग्जामिनेशन में भी उसके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आएंगे, तो आप दिमाग में रखें कि वो बुक भी आपको पढ़नी है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो योजना पढ़ सकते हो, भारत सरकार निकालती है इस बुक को। उसके अंदर पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की होती हैं उसको समझाया गया होता है, जो कि इस एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई, आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको इंटरेस्टेड हो इस फॉर्म में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आराम से इस फॉर्म को भर देना। वैसे भी और 8-10 फॉर्म्स निकले हुए हैं, जिसका कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में प्रॉपर एक वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही। स्टिल अगर आपको कोई डाउट होगा इस फॉर्म के बारे में, इस एग्जामिनेशन के बारे में, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस यही था आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इससे कोई भी फायदा मिला, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।